हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो ये 12वीं का जो इतिहास विषय है बिहार बोर्ड का, उसी का ये चैप्टर नंबर 8 है, किसान, जमींदार और राज्य। और इसी के वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ठीक है, यहाँ ऋतु पूछ रहा है और वो भी रबी फसल का। तो यहाँ जानना ये जरूरी हो जाता है कि रबी फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसका उत्तर दे देता हूँ कि रबी फसल जो है वह बसंत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, बसंत ऋतु में बोई जाती है। अब यहाँ से ये प्रश्न आता है कि रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रबी फसल के अंतर्गत आपको गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया, मसूरी का दाल, अलसी हो गया, मटर हो गया, छिमी, सरसों, ये सब रबी फसलों के अंतर्गत आते हैं। और इसकी बुआई जो है, वह बुआई का जो समय है खेतों में, वह है आपको अक्टूबर और नवंबर का महीना। ठीक है, तो इस प्रकार रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसमें गेहूं, जौ, आलू, मसूर, अलसी, मटर, सरसों ये सब आती हैं। और इसे ऋतु का पूछा जाए तो ये बसंत ऋतु में बोई जाती है। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि खरीफ फसल जो है उसकी बुआई कब होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं। तो खरीफ फसल की जो बुआई है वो आपको वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ खरीफ के बारे में। तो खरीफ जो फसलें होती हैं, खरीफ फसलें, इसमें आपको देखें तो इसमें मुख्य मेन हो गया, आपको धान की भी बुआई की जाती है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, उड़द का दाल आप लोग खाते ही हैं, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, कपास, अरहर, जूट, पटुआ, सन, ये सब जो है खरीफ की है और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अर्थात इसके बोने का जो समय है वह जून जुलाई का महीना हो जाएगा। कौन सा महीना हो जाएगा? जून जुलाई का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कौन सी फसलें थी। यहाँ प्रश्न पे ये पूछ रहा है कि मुगल काल जो चल रहा था अकबर बाबर का, तो उस समय भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी। तो इसका उत्तर होगा चावल उगाई जा रही थी। आप जानते हैं कि भारत में चावल ही मुख्य खाद्य फसल है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि जो है मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ जो है भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया, तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। और पुर्तगाली जो है इस तंबाकू के पौधे को मध्य अमेरिका से लाए थे। ठीक है, मध्य अमेरिकी देशों से पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगाली जो है इस तंबाकू यानी कि टोबैको के अलावा आलू भी लेकर आए थे। जो आलू का सब्जी हम लोग खाते हैं, उसके अलावा मक्का भी यही लोग लेकर आए थे। इस प्रकार पुर्तगाली को देखें तो तंबाकू, आलू, मकई और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस, कौन सी, तो प्रिंटिंग जो प्रेस है, छापाखाना, ये लोग भी पुर्तगाली ही लेकर आए थे। तो यहाँ से इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बांटा गया था। ठीक है, देखिए यहां पर प्रश्नों को ध्यान देना है, खूब ध्यान से पढ़ना है। यहां प्रश्न ये कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को यानी कि जमीन को कितने भागों में बांटा गया था। तो देखिए मैं यहां से लिख देता हूं ताकि फंसेगा नहीं। आईने अकबरी, आप जानते हैं कि आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। इसको लिखा कौन था?
तो इसको लिखा था अबुल फजल, और साथ ही अबुल फजल ने अकबरनामा भी लिखा था। तो यहाँ आईने अकबरी को कहेगा कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में बंटा है, यानी कि ये पुस्तक, तो इसका उत्तर होगा 5 भाग। ठीक है। और जब ये पूछेगा कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तब इसका उत्तर होगा 4 भाग। यानी कि आईने अकबरी में जो जमीन है उसको 4 प्रकार का माना गया, और ये किताब कितने भागों में बटा है, तो 5 भागों में। ठीक है, 5। नेक्स्ट पे चलते हैं कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। यहाँ कह रहा है तंबाकू का यूज किसने किया, उपयोग, तो इसका उत्तर होगा अकबर ने किया। और अकबर के शासन काल में ही जो है तंबाकू की खेती दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू कर दी थी। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती को बंद कर दिया गया, शराब एवं मादक द्रव्यों का सेवन पर भी जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि तंबाकू एवं मादक द्रव्य पदार्थ जैसे कि शराब पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो जहांगीर इसका उत्तर होगा। यानी कि बैन किसने कर दिया, लिकर बैन, बिहार में भी शराबबंदी है, और सन 2016 से जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराब को बंद कर दिया गया है। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। सेवन किसने किया, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में इस तंबाकू की खेती दक्षिण भारत में पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई, लेकिन तंबाकू एवं मादक द्रव्य पदार्थों जैसे शराब पर बैन किसने लगा दिया, बैंड किसने लगा दिया, तो जहांगीर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था अकबर का, तो राजा टोडरमल था। ठीक है, और राजा टोडरमल को ही अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि दी थी। क्या दी थी, उपाधि दी थी दीवान अशरफ को, राजा टोडरमल को। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बाबर से लेकर अकबर तक के समय का इतिहास किसमें मिलता है, तो इसका उत्तर होगा अकबरनामा में। बाबर से लेकर अकबर तक के समय का इतिहास किसमें मिलता है, तो अकबरनामा नामक पुस्तक में मिलती है, और इसकी रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। अबुल फजल, और अबुल फजल कौन था, तो अकबर के दरबार में एक राज कवि होता था जिसका नाम था फैजी। तो इस फैजी का ही बड़ा भाई कौन था, अबुल फजल। अब जानबे करते हैं कि एक आदमी का नौकरी लग जाएगा तो कोई आदमी को चाहता है कि उस डिपार्टमेंट में घुसा दे कि घर का खर्चा चलते रहे। तो राज कवि के पद पर फैजी था, तो ये भी अपने भाई को लेकर आया अबुल फजल को, और अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की गई। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जजिया किस प्रकार का कर था, तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, और ये किससे लिया जाता था, यानी कि रिलीजियस टैक्स इसको कह सकते हैं, रिलीजियस टैक्स, और ये लिया जाता था गैर मुस्लिमों से। गैर मुस्लिम का मतलब हो गया कि आपको हिंदुओं से, और यहाँ मुगल काल में हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिम्मी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा कौन कौन सी फसलें भारत लाई गई थी, तो कौन हो जाएगा, आलू भी पुर्तगाली लाए थे, आलू, मकई और तंबाकू। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रिंटिंग प्रेस भी लाया गया, प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन ये फसल में नहीं आएगा, ये तो छापाखाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि मुगल काल में ग्रामीण समुदाय में कौन कौन रहते थे। मुगल काल में जो गांव होता था उसमें कौन कौन से लोग रहते थे, इसकी चर्चा यहाँ पर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए किसान तो होंगे ही जो खेती करते थे, तो खेतीहर किसान हो गए जो गांव में रहते थे। उसके अलावा गांव का मुखिया रहता था, और इसी मुखिया को क्या कहा जाता था, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, गांव का मुखिया, जो कि टैक्स को वसूल कर मुगलों के यहाँ जमा कराता था। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं, तो मैं यहाँ से इंडिया का नक्शा आपको बना रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो आपको गुजरात यहाँ पर है, ठीक है, महाराष्ट्र आपको यहाँ पर है, और राजस्थान यहाँ पर है। तो ये तीनों राज्य भारत का पूर्व दिशा ये हुआ बंगाल के तरफ, पश्चिम दिशा ये हुआ, उत्तर दिशा ये हुआ, और दक्षिण ये हुआ। तो ये हो जाएंगे आपको पश्चिमी राज्य। ठीक है,
देखिए, दिशा हम लोग जहाँ मुँह करते हैं तो पूरब सूरज इधर उगता है, लेकिन नक्शा में जो है पूरब इधर हुआ, लेकिन नक्शा में पूरब कहाँ होगा? पूरब इधर होगा, बंगाल की तरफ। बंगाल पूर्व दिशा में है, गुजरात आपको पश्चिम दिशा में है, कश्मीर आपको उत्तर दिशा में है और तमिलनाडु वगैरह दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मुगलों के समय में राज्य द्वारा ली जाने वाली भेंट यानी कि गिफ्ट को क्या कहा जाता था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, इसको कहा जाता था पेशकश। पेशकश माने पेश किए। तो मुगलों के समय में राज्य द्वारा ली जाने वाली, राज्य का मतलब यहाँ कौन हो गया? ऑफिस, ऑफिस द्वारा, मुगलों का जो ऑफिस होता था जहां से टैक्स वसूलते थे, तो ली जाने वाली भेंट यानी कि गिफ्ट को जो है वह पेशकश कहा जाता था। के समय में राज्य द्वारा ली जाने वाली भेंट या गिफ्ट को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था पेशकश। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि मुगल के समय में जो राज्य होते थे यानी कि यही सरकार होता था, माने राज्य मतलब ऑफिस द्वारा, ऑफिस के अधिकारियों द्वारा जो गिफ्ट लिया जाता था उसको पेशकश कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो ग्राम पंचायत के मुखिया थे उसको लंबरदार का भी कहा जाता था, मुकद्दम भी कहा जाता था मुखिया सबको, और चौधरी भी कहा जाता था। जो ग्राम पंचायत के जो जमीन के किसान जो जोतते थे उनसे टैक्स को लेकर मुगल सरकार के खजाने में जमा करवाता था। अभी वर्तमान में तो ग्राम पंचायत को के अधिकार माने जो मुख्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि होते हैं उनको मुखिया ही कहा जाता था, लेकिन मुगल काल में इसको लंबरदार, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ध्यान रखना है। और वो टैक्स की वसूली करता था किसानों से और जमा करवाता था। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल कितनी फसलें उपजाया जा सकता था? माने जहां अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो वैसे क्षेत्रों में जमीन में जो है एक वर्ष में किसान कितनी फसलें उपजा सकते थे? तो इसका उत्तर होगा 3 फसलें उपजा सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वर्ष 1600 से लेकर 1700 के बीच, वर्ष 1600 से लेकर 1700 के बीच भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 5 करोड़ थी। मैं आपको बता दूं कि 1600 से लेकर 1700 के बीच भारत में बहुत ज्यादा अकाल आया, सूखा पड़ा, भूखमरी की भी स्थिति थी। अकाल सूखा पड़ेगा तो भूखमरी अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर भी भारत की जो जनसंख्या है वो 5 करोड़ थी। मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि मुगल काल में किसान को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मुजारियन, मुजारियन भी कह सकते हैं, आसामी भी कह सकते हैं, किसान भी कह सकते हैं, रैयत भी कह सकते हैं और रियाया भी कह सकते हैं। तो किसानों को इतने नामों से जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसान को मुगल काल में क्या कहा जाता था? जो खेती बाड़ी करते थे, तो मुजारियन, असामी, किसान, रैयत, रियाया। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका उत्तर होगा 5 भागों में विभक्त है, क्योंकि ये किताब है और इसके रचनाकार अबुल फजल हैं। क्या है? अबुल फजल। और ये 5 भागों में विभक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो बरहुई इतिहास का ही है। इतिहास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देता है, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरियों के लिए, उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसलिए ये डबल स्टार वाला प्रश्न है कि आईने अकबरी जो किताब है वह 5 भागों में विभक्त है। अगर ये प्रश्न पूछे कि आईने अकबरी के अनुसार जमीन को कितने भागों में बांटा गया है, खेती वाले जमीन को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न पूछे तो जमीन को इसके अनुसार 4 भागों में बांटा गया है और ये किताब 5 भागों में बटा है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 8 को, किसान, जमींदार और राज्य को। मैं बतला दूं कि इसमें विशेषकर मुगल काल के अंतर्गत, चूंकि मुगलिया सल्तनत जो है राज कर रहा था, तो उसी के अंतर्गत जितने भी खेती बाड़ी से संबंधित प्रश्न थे वे सभी थे कि किसान की क्या स्थिति, जमींदार की और राज्य की। देखिए, मुगलों के जमींदारी प्रथा में, मतलब मुगलों के यहाँ किसान जमींदार और यहाँ अंग्रेजों के समय में दोनों में अंतर था। यहाँ जो था कि जो किसान थे उनके साथ मरौवत किया जाता था, खेती नहीं हुआ तो माफ किया जाएगा, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। अगर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा तो भी उसको टैक्स चाहिए, और जब आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो जिस साहूकार या महाजन से आप पैसे लिए हैं किसान होके, तो आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। इसलिए मुगल अंग्रेजों के काल में बहुत ज्यादा विद्रोह हुए। ठीक है। और यहाँ से कुछ प्रश्नों को मैं क्लियर कर देता हूँ। अकबरनामा, इसका नाम आप लोगों ने सुना है।
उसके अलावा आईने अकबरी, इसका नाम आप लोगों ने सुना। उसके अलावा बाबरनामा का नाम सुना, बाबरनामा। उसके अलावा तुजुक ए जहांगीरी का नाम सुना। ठीक है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों पुस्तक है और इसकी रचना अबुल फजल ने की है। ध्यान देना है इसको, अबुल फजल। और ये दोनों बुक जो हैं ये अकबर पर लिखी गई हैं, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ है बाबरनामा। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में स्वयं बाबर ने किया था, स्वयं बाबर ने। और इसका बाद में फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना करता है। तुजुक ए जहांगीरी भी फारसी भाषा में लिखी हुई है और इसकी भी रचना स्वयं जहांगीर ने की थी, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद खान ने इसको पूरा किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो छूट गए होंगे, हालांकि वन लाइनर तो उसको हम लोग आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट क्लास 11वीं 12वीं की जितनी भी आर्ट्स की विषय हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी इत्यादि, समाज शास्त्र, ठीक है, तो सभी विषयों के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा सब्जेक्टिव भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हिस्ट्री में सिर्फ 7 ही चैप्टर बचे हैं ऑब्जेक्टिव के। उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अन्य विषयों को भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।